गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सी ए हर्ष मेहरोत्रा और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा सी ए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का सब्जेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, टाइम हमारे पास सी ए कोर्स में होता बहुत कम है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाई टैक्स, हम टैक्स पे ही क्यों करते हैं? गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट ही क्यों करती है? क्यों पूरा ये कॉन्सेप्ट आया है टैक्स का, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, ये आया ही क्यों? इसका रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? गवर्नमेंट हमसे मांगे हम दे देंगे, क्यों देते हैं हम, और क्यों हमसे गवर्नमेंट मांगती है, गवर्नमेंट को जरूरत क्यों पड़ती है, और हमें देना क्या पड़ता है, हमें इससे बेनिफिट क्या होता है इस टैक्स को जो हम दे रहे हैं? तो आइए बताओ, तुम लोग सोचो क्या है, क्या हो सकता है? अच्छा एक बात होता है ना, तुम लोग नेशनल हाईवे सब गए हुए, कोई ना कोई नेशनल हाईवे, यमुना आगरा एक्सप्रेस वे और अलग अलग नेशनल हाईवे, लखनऊ से कानपुर भी जाओ तब भी टोल टैक्स पड़ता है, नेशनल हाईवे पड़ता है, उस पर तुम लोग नेशनल हाईवे तो क्या देते हो? टोल टैक्स पड़ता है। लखनऊ से कानपुर जाओ तब भी टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स क्यों देते हो? क्योंकि तुम वो नेशनल हाईवे यूज कर रहे हो, उस नेशनल हाईवे को यूज करने की वजह से तुम्हारा जो डिस्टेंस है, टाइम है, वो टाइम अब कम लग रहा है। पहले जो चीज तुम 4 घंटे में ट्रैवल करते अब वो 2 घंटे में कर पा रहे हो, क्योंकि रोड्स बड़ी हैं और बिल्कुल साफ है, कोई गड्ढा नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप आराम से उस पर ट्रैवल कर सकते हो। उसी तरह से जो तुम नॉर्मल अपने घर के बाहर रोड्स देख रहे हो, जो हर उस पर तुम फ्लाईओवर देख रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल बने हुए हैं, और कोई भी रिसोर्स, ये तो हम सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तुम लोग कुछ, कोई भी रिसोर्स जो इंडिया की यूज कर रहे हो, सब बनता कैसा है, ये सब आता कहाँ से? गवर्नमेंट के पास कोई वो तो लगा नहीं है कि लॉटरी या क्या थे, जी जो होते थे अलादीन का चिराग, सॉरी अलादीन का चिराग तो है नहीं कि भाई हमने यूं घिसा और हमको आज चाहिए 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ और पैसा आ गया। नहीं, ये सब पैसा उनके पास आता कहाँ से? जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और उससे गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, ट्रैफिक सिग्नल बनाता है। और हम लोग टैक्स पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं। आज सोचो तुम्हारे घर के आगे रोड नहीं और खेत बने होते, तुम कैसे अपनी कार ले जाते, तुम अपनी कैसे बाइक ले जाते, हर जगह गड्ढा होता है, आज भी होता है, गड्ढे हैं, तो इसलिए तो लोग बोलते हो सुना हो कि हम टैक्स पे करते हैं, भाई रोड्स तो हमारी सही से बनाओ। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो टैक्स के पैसे से ही रोड्स बनती हैं। और हम टैक्स पे क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि हमें इन सब रिसोर्सेज का, पूरे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट मिल रहा है। हम इसको यूटिलाइज करके अपना टाइम सेव कर पा रहे हैं, अपनी कॉस्ट सेव कर पा रहे हैं। इस वजह से हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं या जीएसटी पे करते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट ये सब चीजें कर रहा है। समझे? हर इंसान को अपने, वो तो कह नहीं सकता कि भाई मैं अपनी रोड बनाऊंगा, मैं अपनी रोड बनाऊंगा। सबको क्या, गवर्नमेंट सबका बनाती है और सब लोग पैसा एक साथ गवर्नमेंट को दे देते हैं। ये है पूरे टैक्स का खेल। अब 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो आई थिंक सब लोग के 11th 12th में भी होता होगा, थोड़ा सा बेसिक तो होता होगा। इसका बेसिक आइडिया दे देते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स। एग्जांपल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो बंदा डायरेक्टली, जो बंदा इनकम कमा रहा है वही इसका बोझ उठा रहा है, वही इसका बर्डन ही झेल रहा है। जिसके पास पैसा आ रहा है वही बर्डन झेल रहा है। तुम्हारी सैलरी है, तुम 10 लाख सैलरी आ रही है तुम्हारी, तो तुम उस सैलरी से टैक्स पे कर देते हो, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देते हो। कैसे करते हो, कितना करते हो, ये सब तो हम लोग को आगे जाके समझ आएगा, पढ़ेंगे। लेकिन ये हो गया कि हम ही सैलरी कमा रहे हैं और हम ही टैक्स पे कर रहे हैं, हो गया डायरेक्ट बर्डन।
सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। ये क्या होता है? समझो तुम गए आज शॉपर्स स्टॉप, तुमने वहां से परचेज की 1000 रुपए की शर्ट, ठीक है। उसमें से 18% उस पर जीएसटी था, 180 रुपए उन्होंने जीएसटी चार्ज किया। तो तुमने पे किया शॉपर्स स्टॉप को, वो किया 1180 रुपए, ठीक है। बहुत ब्रीफ में समझना, अभी तो बस एक आइडिया दे रहे हैं कि होता क्या है इनडायरेक्ट टैक्स। बाकी तो जब हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे तो पूरा इसका इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्यों कैसे क्या हो रहा है। बस बेसिक आइडिया दे रहे हैं। ये जो 180 रुपए तुम पे कर रहे हो, तुम शॉपर्स स्टॉप को पे कर रहे हो, और शॉपर्स स्टॉप इसको गवर्नमेंट को देगा। ये शॉपर्स स्टॉप इसको गवर्नमेंट को पे कर देगा। अच्छा, गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है? शॉपर्स स्टॉप। लेकिन एक्चुअली में ये एक्सपेंस, ये 180 रुपए पे किसने किए? शॉपर्स स्टॉप ने किए। शॉपर्स स्टॉप को भी तो तुमने पे किए, एंड कंज्यूमर से उसको पैसा मिल रहा है। हम जब शर्ट खरीदने गए तो हमसे उसको पैसा मिल रहा है, 180 रुपए भी तो उसको मुझसे मिला ना, समझ लो। यहाँ क्या था, सैलरी हमको मिल रही थी, हम ही गवर्नमेंट को पे कर रहे थे। यहाँ पर पैसा शॉपर्स स्टॉप को मिल रहा है, वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। लेकिन शॉपर्स स्टॉप को पैसा मिल किससे रहा है? किससे मिल रहा है? हमसे, एंड कंज्यूमर से। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट को जो पे कर रहा है और जो बर्डन झेल रहा है टैक्स का, दीज आर टू डिफरेंट पर्सन्स, टू डिफरेंट पर्सन्स। यहां पर सैलरी मेरी थी, हम अपनी सैलरी में से दे रहे पैसा। अब कोई ये मत कहना कि सैलरी तो एम्प्लॉयर देता है। अरे भाई, वो हमको सैलरी क्यों दे रहा है? क्योंकि हम उसके यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए हमको सैलरी दे रहा है। वो तो हमारी इनकम है, हम अपनी इनकम में से टैक्स पे कर रहे हैं। वो तो हमारी इनकम है, हम अपनी इनकम में से टैक्स पे कर रहे हैं। तो बर्डन हम ही मेरे ऊपर आ रहा है, पे भी हम कर रहे हैं, बर्डन मेरे ऊपर है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, पे गवर्नमेंट को शॉपर स्टॉप कर रहा है, मगर शॉपर स्टॉप भी एंड कंज्यूमर से कलेक्ट करता है। तो बर्डन किसके ऊपर आता है? एंड कंज्यूमर करता है। यहाँ जो इंसान पे कर रहा है और जिसके ऊपर बर्डन आ रहा है, वो सेम होते हैं। यहां पर जो पे कर रहा है और इसको बर्डन आ रहा है, वो अलग होते हैं। क्लियर? चलो, अब आता है एक्ट। नाम क्या है इसका? पहले हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये नाम है इसका, इनकम टैक्स एक्ट 1961। भाई साहब, ये एक्ट बना कैसे, कब बना? ये तो नाम से ही क्लियर हो जाता है। जिस कोई भी एक्ट के आगे जो नाम लिखा है, जो ईयर लिखा है, वो उस ईयर में बना है। तो यहाँ 1961 लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना है। लेकिन भाई साहब, एक्ट कैसे बना? कैसे? क्या कोई भी एक्ट बना सकता है? क्या मैं चाहूँ तो आज मैं जाऊँ, भाई मुझे पढ़ा रहे हैं, टैक्स पढ़ा रहे हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज सही, हम जाएं गवर्नमेंट से कहें मुझे एक्ट बनाना है, गवर्नमेंट कहेगी आओ बना दो, और गवर्नमेंट कहेगी भी कि आओ बना दो, तो क्या पूरा इंडिया मान जाएगा? क्या सब कुछ है गवर्नमेंट के हाथ में? तो और समझते हैं एक्ट बनता कैसे है। पहली चीज, एक्ट हमारा बनता है, सबसे पहले से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। समझो, लोगों को एक एक्ट की उम्मीद हुई कि भाई हमें एक ये एक्ट चाहिए। 1961 से पहले ब्रिटिश रूल था, 1947 तक। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की इनकम आई तो टैक्स का वो होगा कि लाओ एक एक्ट हम लोग को अच्छा बनाना चाहिए, इंडिया को खुद का अपना, जो कि वो लोगों से जिससे इनकम टैक्स कलेक्ट कर पाए। तो बना, तो उसके लिए कुछ लोग बैठे होंगे जो गवर्नमेंट में हैं कि भाई एक एक्ट की जरूरत है, ठीक है। जब कुछ लोगों को लगा कि एक एक्ट की जरूरत है, तो इन लोगों ने क्या कहा, एक कमेटी बनाई। अब समझो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में है, लॉकडाउन लगने वाला है या लग गया है, ठीक है, और तुम लोग की क्लासेस सारी तुम लोग को ऑनलाइन लेनी है। तो तुम गए
अपनी मम्मी के पास, बोला मम्मा मम्मा भाई मुझे वाईफाई लगवाना है। मम्मी ने कहा क्यों भाई, क्या हुआ, वाईफाई क्यों चाहिए? तुमने कहा मम्मी ऑनलाइन क्लासेस होने वाली हैं सारी, मेरे फ़ोन में और आपके फ़ोन में उतना नेट नहीं है कि यूज़ हो पाए और वो ख़त्म हो जाएगा। तो मम्मी ने कहा अच्छा। मम्मी ने कहा अच्छा रुको, शाम को पापा से डिस्कस करेंगे। जब शाम को पापा आए तो क्या हुआ कि आओ भाई, मम्मी बैठी, पापा बैठे, तुम बैठे, चलो मिस्टर ए लड़के के नाम है, ए साहब बैठे और ए के एल्डर ब्रदर थे वो बैठे। फिर इस पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ, क्या वाईफाई की जरूरत है, अगर है तो कौन सा वाईफाई लगवाएं, जियो का लगवाएं या एयरटेल का लगवाएं। फिर जियो का तो उसकी स्पीड कितनी है, एयरटेल की स्पीड कितनी है और कितने महीने वाला प्लान है। फिर अगर जियो का लेना है तो जियो का 1 महीने वाला लें या 6 महीने वाला लें या 1 साल वाला कॉम्बो ऑफर है उसमें सस्ता पड़ रहा है वो लें। तो सबसे पहले क्या बनी, एक कमिटी बनी। ऐसे ही जब भी कोई एक्ट बनना होता है तो एक सबसे पहले एक कमिटी बनती है, फिर वो लोग आपस में मीटिंग्स हेल्ड करते हैं। उनकी मीटिंग्स होती हैं कि भाई क्या क्या प्रोविजन इस एक्ट में रखने हैं, कौन कौन सी इनकम्स को टैक्स करना है, कौन कौन सी इनकम्स को टैक्स नहीं करना है, कौन सी इनकम को किस रेट पे टैक्स करना है, कौन सी इनकम को कितना टैक्स करना है, कुछ को कोई डिडक्शन देना है, कुछ लोगों को डिडक्शन देना है तो कितना देना है। अच्छा कहाँ कोई इंसान टैक्स की चोरी कर सकता है तो उसको हम लोग किसी तरह से रोक सकें, तो उसके लिए एक सेक्शन डाला जाए। तो कमिटी बनी, कमिटी के बाद मीटिंग्स होती है। हर एक्ट की कहानी है, हर एक्ट में पहले एक कमिटी बनती है, फिर मीटिंग्स होती हैं, फिर एक ड्राफ्ट बनता है। ठीक है, अब इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, कुछ भी लग सकता है। फिर बनता है ड्राफ्ट, कमिटी, मीटिंग्स, ड्राफ्ट। उसके बाद इस ड्राफ्ट पे डिस्कशन होता है, वापस से चेंजेस किए जाते हैं जैसे भी उन्होंने, फिर ये माना जाता है लोकसभा। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली जाता है, एक साथ नहीं देते ना, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जाता है। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट जिस दिन अप्रूव होता है, एक तो हो गया समझो अप्रूव हुआ एक केस, और एक केस है कि नहीं अप्रूव हुआ, है ना। एक केस तो है कि अप्रूव हो गया और एक केस है कि नहीं अप्रूव हुआ। अगर अप्रूव हो गया तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं उस दिन ये क्या बन जाता है, लॉ ऑफ द लैंड। उस दिन हम इसको क्या बोल देते हैं, ये बन जाता है एक्ट। जिस दिन तक साइन नहीं किया था ना, इस दिन तक इसको बोलते हैं बिल, इनकम टैक्स बिल। कोई भी एक्ट जब आता है तो जिस दिन तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता उसको कहते हैं बिल, जिस दिन साइन हो जाता है उस दिन उसको कहते हैं एक्ट। क्लियर है? चलो, कोई भी डाउट हो तुम लोग को तो तुम लोग इस नंबर पे लिख सकते। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905588748। इस पे व्हाट्सएप करके क्वेरी पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो। कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, कॉल करना हो तो व्हाट्सएप पे डाल दो कि सर आप फ्री होकर कॉल कर लीजिएगा, मैं जब भी टाइम मिलेगा कॉल कर लीजिएगा। नॉर्मल मैसेज कर सकते हो, उसका भी रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेरी नंबर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का एक बच्चे का डाउट है बस, सर ये तो आपने कहा कि अप्रूव हो गया, तो अगर नहीं अप्रूव हुआ तो भी 2 केसेस हो सकते हैं। एक हुआ कि हाउसेस ने कहा भाई कुछ चेंजेस कर दो, तो फिर वो कमिटी के पास जाएगा, कमिटी चेंजेस करेगी और फिर वापस यही प्रोसीजर लोकसभा एंड राज्यसभा में आएगा। अप्रूव हुआ तो प्रेसिडेंट के पास, नहीं अप्रूव हुआ तो फिर से चेंजेस। और अगर कह रहे नहीं, सिंपली कैंसिल ही कर दिया है, तो अब ये कभी एक्ट बन ही नहीं सकता, ये बिल एक्ट बनी नहीं सकता।
ठीक है, वो बात अलग है, गवर्नमेंट इसमें चेंजेस लाके बार बार लोकसभा राज्यसभा में दिखा सकती है कि ये वो, ठीक है। मेन सीन क्या है कि जिस दिन हमारे लिए ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अप्रूव हो गया तो प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने साइन किया तो वो एक्ट बन गया। अच्छा, प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट एक बार मना कर सकता है कि भाई नहीं 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 गलत है, ठीक है, वापस भेज सकता है कि ये चेंजेस कर दो, दूसरी बार वो मना नहीं कर सकता, उसको साइन करना ही पड़ेगा और वो एक्ट बन ही जाएगा अगर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है तो। ये समझे कि एक्ट कैसे बनता है। चल अब आता है एक्ट के बाद आते हैं रूल्स। रूल्स कौन बनाता है? जस्टिस कैंटन। रूल्स कौन बनाता है? सोचो। रूल्स हमारे बनाते हैं, जैसे कि नेम सजेस्ट, आज की नेम सजेस्ट। पहली बात तो रूल्स होते क्या हैं, चलो एक्ट तो पूरा हो गया कि भाई क्या क्या कैसे कैसे करना है। अब रूल्स क्या होते हैं? देखो, जब एक्ट बनता है तो हर चीज हम कवर नहीं कर सकते हैं एक एक्ट में, हर चीज हम पूरे एक्ट में कवर नहीं कर सकते हैं, ये वो सारे सर्कमस्टांसेस कवर नहीं कर सकते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, उस हिसाब से चीजें भी चेंज होंगी, तो इसलिए हम हर चीज को कवर कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए बनते हैं रूल्स। कैसे चीजें, रूल्स बेसिकली इसमें रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे कोई चीज होनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्ट में लिखा है कि भाई नोटिस जाएगी, तो कैसे जाएगी ये लिखा रहता है रूल्स में। एक्ट में लिखा है कि डेप्रिसिएशन, अच्छा ये मालूम है बहुत लोगों पे बात नहीं मालूम है, आप बहुत सीएस में लोग उनको भी नहीं पता होगा, इनकम टैक्स के अपने डेप्रिसिएशन रेट्स होते हैं, अकाउंट से तो लोग जो डेप्रिसिएशन पढ़ते हो वो अलग होता है, वो अलग डेप्रिसिएशन रेट्स होते हैं, इनकम टैक्स में भी डेप्रिसिएशन लगता है और इसके अपने रेट्स होते हैं। पीजीबीपी जब आप पढ़ोगे तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन ये डेप्रिसिएशन रेट्स लिखे कहाँ होते हैं? ये डेप्रिसिएशन रेट्स होते हैं रूल्स में, समझे? तो एक्ट में लिख दिया जाता है कि भाई ये होगा, कैसे होगा ये लिखा रहता है रूल्स में। रूल्स बनाती है आपकी रूलिंग पार्टी। रूल्स बनाती है रूलिंग पार्टी। अच्छा, अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्ट बड़ा होता है या रूल्स? क्या बड़ा होगा बताओ? एक्ट बड़ा होगा या रूल्स बड़ा होंगे? समझो, फॉर एग्जाम्पल एक्ट में लिखा है कि भाई एक पर्टिकुलर इनकम है, समझो सैलरी है, ये एग्जेम्प्ट है, और रूल्स में लिखा है सैलरी ऑफ अ सैलरी रखते हैं, और रूल्स में लिखा है कि सैलरी जो है ये टैक्सेबल है, तो क्या फॉलो होगा? एक्ट फॉलो होगा, ये रूल्स फॉलो होगा? ये जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, सच में सैलरी एग्जाम नहीं है, एक्ट में नहीं लिखा है, ठीक है? कोई ये मत बोला ना सर ने कहा सैलरी एग्जाम, बस एग्जांपल है भाई, लिख दें एग्जांपल, बच्चों का भरोसा नहीं आजकल, एग्जांपल है। एक्ट में लिखा है कि सैलरी एग्जाम्प्ट है और रूल्स में लिखा है सैलरी टैक्सेबल है, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों, है ना? लेकिन यहां पर तुम्हारा एक्ट विल ऑलवेज ओवर रूल एक्ट विल ऑलवेज ओवर रूल रूल्स। मतलब क्या है? हमेशा वो चीज फॉलो होगी, हमेशा वो चीज फॉलो होगी जो कि एक्ट में लिखी है। रूल्स वाली चीज भले ही उससे कॉन्ट्राडिक्टरी हो, एक्ट में लिखा है टैक्सेबल, रूल्स में लिखा है एग्जेम्प्ट, एक्ट कह रहा है टैक्सेबल मतलब टैक्सेबल, एक्ट में लिखा है एग्जेम्प्ट, रूल्स कह रहा है टैक्सेबल, लेकिन एक्ट में लिख दिया है एग्जेम्प्ट, वो चीज एग्जेम्प्ट। जो एक्ट कह रहा है, एक्ट हमारा भगवान है, एक्ट के आगे कुछ नहीं। क्लियर है? एक सेकंड बोल रहे हैं, चलो
नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद आते हैं तुम्हारे सर्कुलर। ये क्या होते हैं? सर्कुलर क्या होते हैं? ये होते हैं क्लैरिफिकेशंस। हैं सर, ये क्या, ये क्या, ये क्या? अब समझो, कभी कभी लिखा है एक्ट में, लिखा है वुड जो है उस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। हाँ सॉरी, सॉरी, एक्ट में लिखा है कि वुड पे है जीएसटी लगेगा, तो लोगों को कंफ्यूजन हुआ क्या भाई चेयर पे भी जीएसटी लगेगा जो वुड की बनी है। अब वुड पे तो जीएसटी लगेगा, ठीक है, लोग कहेंगे भाई क्या चेयर पे भी जीएसटी लगेगा? इस पे होने लगी लड़ाई। कुछ लोग बोल रहे हैं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगा। असेसिंग ऑफिसर कौन? असेसिंग ऑफिसर कह रहे हैं कि भैया होगा, और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा। असेसिंग ऑफिसर वो ऑफिसर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं आपकी इनकम। असेसिंग ऑफिसर बेसिकली असेस करते हैं आपकी इनकम कितनी होगी। धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे असेसिंग ऑफिसर क्या होता है, एसएससी क्या होता है, धीरे धीरे। अभी ये अब एक्ट में लिखा है वुड जीएसटी, एक्ट में लिखा है कि वुड पे जीएसटी लगेगा। लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि चेयर पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। तो ऐसी केसेस में क्या रिलीज किए जाते हैं? ऐसे केसेस में रिलीज होते हैं सर्कुलर्स। सर्कुलर्स बेसिकली क्लैरिफिकेशन होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि भाई चेयर पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। जब किसी टॉपिक में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और एक्ट उस चीज पे क्लियर नहीं होता है, या लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या एक्ट बोलना चाह रहा है, तो ऐसे केसेस में सर्कुलर्स रिलीज होते हैं। सर्कुलर्स माने क्लैरिफिकेशन। सर्कुलर्स की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि दीज आर बाइंडिंग ऑन दी असेसिंग ऑफिसर्स। मतलब असेसिंग ऑफिसर्स जो तुम्हारी टैक्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स कोई असेसिंग ऑफिसर कहते हैं, जो देख रहे हैं तुमने अपनी इनकम सही कंप्यूट की है नहीं की है या गलत करी है। ये सर्कुलर्स उन असेसिंग ऑफिसर्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। मतलब असेसिंग ऑफिसर उन सर्कुलर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मालूम है सर्कुलर्स रिलीज कौन करता है? सर्कुलर्स रिलीज करता है सीबीडीटी। CBDT is Central Board of Direct Taxes. CBDT is Central Board of Direct Taxes. ये वो बॉडी है जो कि इनकम टैक्स का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, इनकम टैक्स को का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है। A to Z एवरीथिंग सीबीडीटी देखती है इनकम टैक्स की। और असेसिंग ऑफिसर ऑब्वियसली सीबीडीटी के ही तो एम्प्लॉय, सीबीडीटी के ही तो अंडर आते हैं, सीबीडीटी के ही तो एम्प्लॉय हुए एक तरह से, क्योंकि सीबीडीटी क्या हुआ एक तरह से फादर, तो असेसिंग ऑफिसर उनके लड़के। सीबीडीटी देख रहा है कि सबने सही टैक्स कैलकुलेट किया, सब कुछ सही है, इनकम टैक्स की फंक्शनलिटी सही हो रही है, रिटर्न फाइल हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और लेकिन ये क्या अकेले तो देख नहीं सकता, तो उसने क्या अपॉइंट किया? बहुत सारे असेसिंग ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं। तो ये असेसिंग ऑफिसर्स उसकी हेल्प करते हैं। अब जब सीबीडीटी ने कह दिया कि तुम्हारी चेयर पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो क्या असेसिंग ऑफिसर उसको अगेंस्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना भाई। जब फादर ने कह दिया भाई होने, और पापा तुम्हारे कह दिया कि वाईफाई नहीं लगेगा, तो तुम रो मारो गाँव मारो वाईफाई नहीं लगेगा। उसी तरह से जब सीबीडीटी ने कह दिया कि भाई चेयर पे जीएसटी नहीं है, तो असेसिंग ऑफिसर रोलें गालें उस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन 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 एसएससी पे, एसएससी मतलब हम लोग जो कि टैक्स पे कर रहे हैं, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं,
उन पे सर्कुलर्स बाइंडिंग नहीं होता है। तुम्हारे घर पे वाईफाई नहीं लगेगा ठीक है, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी तो अपने घर पे वाईफाई लगा सकता है ना। ये थोड़ी तुम्हारा पापा कह दिए वाईफाई लगेगा तो पड़ोसी अपने घर पे भी लगा सकता है, वो तो लगा सकता है ना। तो एसेसिंग और एसएससी इसी उसी तरह से एसेसिंग ऑफिसर पे तो बाइंडिंग है ये, मगर एसएससी पे बाइंडिंग नहीं है, हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर ने बोला कि चेयर पे जीएसटी लगेगा। अब एसएससी मतलब हम लोग चाहें तो इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और केस रख सकते हैं कि भाई नहीं ये सर्कुलर गलत है और ये इनवैलिड है, एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एक्ट में लिखा हुआ है वो क्लियर है कि चेयर पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी आया है सर्कुलर कि चेयर पे जीएसटी लगेगा और हम ये फॉलो नहीं करेंगे। एसएससी के पास पूरा ऑप्शन है, पूरा राइट है ये चीज करने का, समझ रहे हो? अच्छा, अब एसएससी के ऊपर बाइंडिंग तो नहीं है, एसएससी लड़ सकता है, तो बच्चे बोले ठीक है सर। इसलिए इस वजह से जो सर्कुलर्स होते हैं वो मोस्टली होते हैं इन फेवर ऑफ द एसएससी, जनरली वो एसएससी के फेवर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि जब एसएससी पे बाइंडिंग नहीं है तो उनके फेवर पे, अब उसने बोले चेयर पे जीएसटी नहीं लगेगा, अब क्यों कोई एसएससी पे लगेगा? नहीं लगना भाई, पैसा बच रहा, अच्छी बात है। तो इसलिए जनरली वो एसएससी के फेवर में ही होते हैं सर्कुलर्स। क्लैरिफिकेशंस, ठीक? कौन रिलीज करता है? तो सीबीडीटी रिलीज करता है। एक और पॉइंट क्या है इसका की पॉइंट, बाइंडिंग अपॉन एसेसिंग ऑफिसर। जी हाँ, एसएससी, जी ना 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 ना, ये नोट कर दो, चलो क्या आखिरी में कर लेना। एसएससी के ऊपर जी ना 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 ना, ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं नोटिफिकेशंस। सर ये नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? नोटिफिकेशंस जनरली अगर हम एग्जांपल लें तो समझो एक सेक्शन है जो कि कहता है कि आपने अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट किया, ये क्या हो रहा है, जो कि कहता है कि अगर आपने इन ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट किया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अपनी इनकम से, डिडक्शन मिल जाएगा अपनी इनकम से। उस डोनेशन में 5 नाम थे, जो प्राइम मिनिस्टर हेल्थ केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, 5 नाम लिखे थे, ठीक है। और आखिरी में लिखा था एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। पूरे एक्ट में जहां जहां ये लिखा रहता है एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब चीजें नोटिफिकेशंस के थ्रू रिलीज की जाती हैं। सब चीजें नोटिफिकेशंस के थ्रू रिलीज होती हैं। यहाँ लिख दिया एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, अभी नोटिफिकेशन मतलब ये 5 ऑर्गेनाइजेशन या 5 फंड तो ऑलरेडी मेंशन थे, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू अदर फंड्स भी ला सकती है। जैसे कोविड फंड आ गया, कोई कोविड फंड रिलीज हुआ तो उस कोविड फंड को नोटिफिकेशन में कवर कर लेगी कि भाई अब आप कोविड फंड में अपना डालो पैसा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, आप कोविड फंड में डोनेट करो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो पूरे एक्ट में जहां जहां ये मेंशन है एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब चीजें तुम्हारी आती हैं नोटिफिकेशंस के थ्रू। क्लियर? चलो कुछ चीजें और है ना, बहुत भारी नहीं करेंगे। सेक्शन पढ़ते कैसे हैं? अब समझे लिखा हुआ है ऐसे 5(2) ये पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहला जो वर्ड होता है, इसको कहते हैं सेक्शन। इसके बाद जो होता है इसको कहते हैं
सबसेक्शन। फिर तीसरे वाले को कहते हैं क्लॉज और फोर्थ वाले को कहते हैं सब क्लॉज। मतलब कैसे पढ़ेंगे? 5 सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए। सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए। अच्छा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुम लोग को बताते हैं रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट। तुम्हारे इनकम टैक्स में, अच्छा अगर इसको रीड करना है तो कैसे करोगे? 222 सब लोग कहोगे, इसको बोलेंगे सर 2 सबसेक्शन 22, ये बोलोगे ना 2 सबसेक्शन 22? जी नहीं, इसको बोलेंगे 2 क्लॉज 22 हैं सर। अरे सर ये तो अभी तो आपने ऊपर बताया सर, आपने ऊपर गलत बता दिया। फिर तो ऊपर अभी बता के आप सबसेक्शन बोलते हैं दूसरा देखो, और यहाँ आप कह रहे हो कि इसे हम क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। ऐसा कैसे सर? कुछ तो गलत बताया आपने। नहीं, यहां भी हम सही थे, यहां भी सही है। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ 3 ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर सब सेक्शन को सब सेक्शन नहीं क्लॉज कहते हैं। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ 3 ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर सब सेक्शन को सब सेक्शन नहीं क्लॉज कहते हैं। यहां पर इसको 2 सबसेक्शन 22 नहीं बल्कि कहेंगे 2 क्लॉज 22। ये क्या सर 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 ये कैसे, ये कब, यो क्यों? समझ में नहीं आया, दुनिया आ गई। सुनो, सब सेक्शन को सब सेक्शन नहीं क्लॉज कब कहते हैं और बताते हैं। देखो, जब एक है समझो सेक्शन 9 1 9 2 9 9 3 9 4 9 5, ठीक है। और एक है सेक्शन 2 1 2 यार क्या कर रहे हैं, 2 2 2 2 4 2 5। इसको बोलेंगे 9 सबसेक्शन 1, इसको बोलेंगे 2 क्लॉज 1। ऐसा क्यों सर? हर एक्ट के सेक्शन 2 में उसकी डेफिनेशंस होती हैं। अच्छा, सेक्शन 2(1) में समझो डेफिनेशन है असेसिंग ऑफिसर की, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं, ठीक है। और ये है नहीं, तो बस एग्जांपल दे रहे हैं। 2(1) में समझो असेसिंग ऑफिसर की, 2(2) में है तुम्हारी कोई भी ले लो वैल्यू, चलो इनकम की। क्या 2(1) और 2(2) आपस में रिलेटेड है? क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? 2(1) किस चीज की डेफिनेशन बोल रहा है? असेसिंग ऑफिसर की। 2(2) किस चीज की बोल रहा है? इनकम की। 2(3) बोल रहा है टैक्स की। 2(4) बोल रहा है कोई और वर्ड की, डिविडेंड की। तो क्या ये आपस में रिलेटेड है ये चीजें? नहीं सर, नहीं बॉस, असेसिंग ऑफिसर की डेफिनेशन कुछ और है, इनकम की डेफिनेशन कुछ और है, डिविडेंड की कुछ और है, टैक्स की कुछ और है, सब कुछ अलग है अपने आप में। क्या ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है या दोनों आपस में रिलेटेड है? तो जब आपस में सब सेक्शन रिलेटेड नहीं होते हैं, जब आपस में सेक्शन रिलेटेड नहीं होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लॉज। अच्छा, सेक्शन 9, सेक्शन 9 में दी हुई है इनकम। कब हम इनकम मानेंगे कि इंडिया में अराइज हुई है? बहुत आगे की बात हो गया नो। कब इनकम की समझो। एक एग्जांपल दे, तो 9 में दिया हुआ है इनकम के बारे में, 9(1) में दिया हुआ है इनकम, 9(2) में दिया हुआ है इनकम, 9(3) में भी सब इनकम कई अलग अलग बातें हैं। एक बोला कि इनकम ये इनकम में इंक्लूड होगा, दूसरा बोला ये भी इनकम में इंक्लूड होगा, तीसरा बोला ये भी सैलरी भी होगा, चौथा बोला ये भी होगा, फिफ्थ बोला ये भी होगा। क्या ये सब चीजें एक ही टॉपिक पे बातें कर रहे हैं? कर तो सब एक ही टॉपिक पे बातें हैं ना। किससे? सब के सब सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं इनकम के बारे में। क्या ये रिलेटेड है? क्या सर ये रिलेटेड है? जी हाँ, ये रिलेटेड है। तो जब सबसेक्शंस आपस में रिलेटेड होते हैं तो उनको कहते हैं सबसेक्शन, और जब सबसेक्शन आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं तो उनको कहते हैं क्लॉज। समझ गए? पूरे इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ 3 ऐसे सेक्शंस हैं
जिनके सबसेक्शन को हम लोग क्लॉज कहते हैं, और सबसेक्शन नहीं, सेक्शन कौन कौन से है वो, सेक्शन 1 सेक्शन 2, 10 एंड सेक्शन 47। ठीक है, लिख लो ये। अच्छा एक काम करो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो आज सीरीज में भी। ठीक है, फिर CBDT का फॉर्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसका ले लो। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुम लोग को बताते हैं, पैन नंबर। तुम में से मोस्टली सबके पास पैन नंबर होगा, तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम्हारे पापा मम्मी के पास होगा, घर वालों के पास होगा। आज अपना पैन नंबर खोलना, और उसमें जैसे हम लोग पैन नंबर है ABC, 1 सेकेंड, ABCP। ठीक है, ABCP, ब्राइटनेस कम हो गई तो ध्यान रखा गया, M 1 2 3 4 G। पैन नंबर में जो 4th लेटर होता है वो तुम लोगों में P होगा, सब में। बिना तुम लोग का पैन देखे हम तुम लोग का 4th और 5th लेटर बता देते हैं, वो P होगा सब में। तुम सब अपने घर वालों का पैन देख लेना, उसमें P होगा। क्यों? क्योंकि 4th लेटर नेचर ऑफ एसएससी बताता है। नेचर ऑफ एसएससी मतलब क्या? नेचर ऑफ एसएससी मतलब तुम इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल मतलब इकलौते इंसान हो, पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर एक कंपनी हो, HUF हो। अच्छा HUF क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म, इनकम टैक्स में क्या होता है, कंपनी क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, ये हम लोग कल वाली क्लास में जब डेफिनेशंस पढ़ाएंगे तब सीखेंगे। ठीक है, एक एक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, HUF सबको। ठीक है, P होता है नेचर ऑफ एसएससी। नेचर ऑफ एसएससी हम लोग क्या है, तुम क्या हो, इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल मतलब इंसान, लिविंग पर्सन, इंडिविजुअल हो। इंडिविजुअल के केस में 4th लेटर पैन का P होता है, मतलब P डिनोट्स इंडिविजुअल। तो तुम इंडिविजुअल, तुम्हारे घर वाले इंडिविजुअल में आते हैं तो उनका P होगा। अगर कोई फर्म है तो उसका होगा F, कोई कंपनी है तो उसका होगा C, कोई HUF है तो उसका होगा H। 4th लेटर पैन का 4th लेटर। अब आता है 5th लेटर। 5th लेटर मेरे पैन का है M। क्यों? 5th लेटर होता है तुम्हारे सरनेम का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ योर सरनेम। मेरा सरनेम क्या है, हर्ष मेहरोत्रा। मेहरोत्रा है तो मेहरोत्रा का पहला लेटर M। ऐसे किसी लेटर सरनेम सिंह तो उसका S, अग्रवाल तो A, दीपिका पादुकोण का क्या होगा P। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा का C। ऐसे जो उनका सरनेम होता है उसका वो, टाइगर श्रॉफ का S। बस बहुत होगा नहीं। ठीक है, चलो फिर आता है एक और चीज। अच्छा सर, अगर एक लड़के ने हमसे पूछा सर एक कंपनी है फ्रैंटिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अरे बच्चे ने सोचा कि सर को तो मालूम होगा, पूछते हैं। एक कंपनी है फ्रैंटिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, सर इसका सरनेम क्या होगा? अच्छा वो बच्चा बड़ा ही कॉन्फिडेंट था कि सर को तो ये बात नहीं आती है, भाई पढ़ाने बैठे हैं, थोड़ा बहुत हम भी सीख के बैठे हैं, ऐसे तो नहीं आए हैं। तो बोला सर इसका क्या होगा, इसमें क्या सरनेम होगा? तो कंपनी केस में चीज तुम लोग जान लो, कंपनी केस में जो उसका फर्स्ट नेम होता है ना, उसी को सरनेम कहते हैं। कंपनी का जो फर्स्ट नेम होता है उसी को हम लोग सरनेम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नेम फ्रैंटिक, इसी को हम लोग सरनेम मान लेंगे और इसका फर्स्ट लेटर है F। तो यहाँ पर इसके पैन में
पहली बात तो फोर्थ लेटर क्या होगा, समझिए यहाँ तो कुछ भी होगा, फोर्थ लेटर क्या होगा, कंपनी है सी, फिफ्थ लेटर क्या होगा एफ। पहले 3 अपने आप जनरेट होते हैं, बाद में जो 4 डिजिट होते हैं पैन में, बेसिकली पहले 5 अल्फाबेट होते हैं, दो है ना, 5 अल्फाबेट्स हैं, फिर 4 नंबर है, फिर आखिरी में एक और अल्फाबेट है। तो इसमें से फोर्थ लेटर हमेशा इस तुम्हारा स्टेटस बताएगा, नेचर बताएगा, फिर से इंडिविजुअल फॉर्म हो क्या हो, कंपनी हो, चीफ हो, और फिफ्थ लेटर तुम्हारे सरनेम का फर्स्ट लेटर होगा। कंपनी केस में उसके नेम का ही फर्स्ट लेटर होगा। ठीक है, बाकी की क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, उसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ाएंगे, कुछ और बताएंगे, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होता है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन क्या होता है, इंक्लूड्स मतलब क्या होता है, मीन्स मतलब क्या होता है, प्रोविजो मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है, प्रोविजो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तुम में से अगर किसी को मेरी इंटरमीडिएट की मेरी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की टैक्सेशन की क्लास करनी हो तो हम आजकल लाइव ले रहे हैं। ठीक है, तुम्हें लाइव मेरी आवाज सुनाई देगी, और अगर तुम्हें भी उधर से कुछ बोलना है, कुछ क्वेरी है, तो लाइव आई बी एबल टू आंसर दैट। ठीक है, लाइव आजकल क्वेरी ले रहे हैं, तो उस पर भी तुम एक सेकंड ओपन कर लें। ठीक है, लाइव क्लासेस हो रही है, इसकी टाइमिंग है हमारी 9:30 से 11:30, 9:30 टू 11:30 TTS में। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फॉर अगर और क्वेरी है तो ये 7905588748 मेरा ही नंबर है, आप डायरेक्ट हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई इस लेक्चर में कुछ क्वेरी है तो कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे लेक्चर्स परचेज करने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और अगर लाइव क्लास अटेंड करनी है तो मेरा बैच आजकल चल रहा है, उसको अटेंड करो तो और अच्छा है, बस हम डायरेक्टली आपसे क्वेरीज ले सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली अपने वहाँ से क्वेरी पूछोगे, तुरंत उसका आंसर मिल जाता है, और एक तरह से फेस टू फेस का ही सीन होता है पूरा। ठीक है, वो हम अपनी ऐप के थ्रू लेते हैं। तो ये नंबर है, इस नंबर पे जो भी कांटेक्ट हो कर सकते हो। ठीक है, बाकी कैसे जो भी रिव्यूज हो वो भी इस नंबर पे अगर देना हो वो भी इस नंबर पे दे सकते हो। कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।